स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम एडीओ का जो आगामी एग्जाम होने वाला है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, उसका जो एक पार्ट है ग्रामीण आजीविका मिशन, उस पर चर्चा आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज जो है वो आजीविका मिशन की दोस्तों पहली क्लास है और हम जो है वो पूरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो पूरा इतिहास है वो कहाँ से गठित हुआ उस पर आज चर्चा करेंगे। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर हम अलग अलग पार्ट में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज मुख्यतः हमारा जो फोकस होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अब पहले की तरह जो है वो बहुत आराम से आसानी वाले सवाल नहीं आएंगे, अच्छे प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो आपको बहुत ही गहनता के साथ इसका अध्ययन करना पड़ेगा। आप इसका या तो नोट्स बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए और हमारा जो है वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर ये पूरा जो है वो जितने भी अधिनियम वगैरह हैं उन सभी का पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है, तो वहां से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों, ये पहले इसी रूप में प्रारंभ नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई सारी परिस्थितियां थी। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करें तो 1980 में दोस्तों एक कार्यक्रम चालू किया गया था, आईआरडीपी, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास प्रोग्राम कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास या इसको समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। ये क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ये मुख्यतः ग्रामीण, यहाँ पर आपको इसका बेस समझना जरूरी है। एक बार इसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो इसके ऊपर जितने भी जो योजना हम पढ़ेंगे वो एक एक करके इससे बेहतर परिणाम के लिए घोषित किया गया, इसलिए बेहतर परिणाम के लिए लागू की गई योजनाएं हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ग्रामीण स्तर पर जो गरीब परिवार थे, है ना, जो गरीब परिवार थे उनको क्या करना, उनकी गरीबी दूर करना। गरीबी दूर करने के लिए उनको परिसंपत्तियों का सृजन करना। गरीब जो लोग हैं उसके ग्रामीण परिसंपत्ति मतलब गांवों में जो है वो संपत्ति का निर्माण करना, एक हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, परिसंपत्ति, बाहरी संपत्तियों का निर्माण करना। इसके अलावा गरीबों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करना, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था 1980 में। इस कार्यक्रम का नाम है आईआरडीपी। इसको याद रखेंगे, इंग्लिश में भी याद रखिए, हिंदी में भी याद रखिए, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन भी पूछा जा सकता है। कब प्रारंभ हुआ? 1980। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में आप लिख लेंगे एकीकृत, एकीकृत हो गया इंटीग्रल, या समेकित भी बोलते हैं इसको, रूरल ग्रामीण डेवलपमेंट विकास प्रोग्राम कार्यक्रम। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, लेकिन इस योजना में दोस्तों 1990 अप्रैल 1999 में एक विशेष परिवर्तन आया और इस आईआरडीपी जो योजना थी, एकीकृत ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम था, उसको 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना SGSY के नाम से जिसको जानते हैं, उसमें सरकार ने क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। कब? 1999 में। इसको ढंग से आप समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? आईआरडीपी आया, उसको चलाया गया, लेकिन 1999 में सरकार ने इसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और इस योजना का जो मूल उद्देश्य था, तो ग्रामीण जो लोग थे, ग्रामीण लोगों को क्या करना? स्व सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करना। ग्रामीण जो गरीब परिवार थे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोला जाता है, इसके माध्यम से संगठित करना इनका मूल जो है वो लक्ष्य था, या मूल जो है वो अंग था। किसका? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको शॉर्ट में SGSY बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप।
ये स्व सहायता समूह क्या होता है। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल में आने वाली क्लास में हम लोग IRDP क्या था, SGSY क्या था, चर्चा करेंगे। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, ग्रामीण स्तर पर जो लोगों का, खास करके महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दिया गया है, जिसको महिला स्व सहायता समूह के नाम से हम जानते हैं। तो वो महिला जो ग्रामीण में BPL परिवार है, जो गरीब लोग हैं, उनके 10 से 20 लोगों का जो है वो समूह होता था सामान्य स्थिति में। विकलांगों की और जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए ये क्राइटेरिया अलग होता था। 5 लोगों का, मिनिमम 5 लोगों का भी समूह बनाया जा सकता था। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 लोगों का समूह होता था। तो ये क्या केवल महिलाओं के लिए होता था, ऐसा नहीं है, महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। परंतु इस योजना के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला वाली योजना को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। उनका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण स्तर पर जब महिलाएं मजबूत होंगी तो वो अपने परिवार को सशक्त बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो उन महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना, क्योंकि उनके महिलाओं के ऊपर जवाबदारी और पारदर्शिता बहुत अच्छा और ज्यादा देखी जाती थी, तो उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए महिला स्व सहायता SHG स्व सहायता समूह का क्या किया गया, उसमें गरीब परिवारों को संगठित करने का प्रयास किया गया इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इस योजना में दोस्तों 7 करोड़ लोगों, 7 करोड़ जो गरीब परिवार थे, उसमें 2.5 करोड़ गरीब परिवारों का स्व सहायता माध्यम के, स्व सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ा गया। परंतु इस स्व सहायता समूहों में दोस्तों कुछ कमियां पाई गई, कुछ खामियां पाई गई, और इसी की समीक्षा के लिए 2008 में प्रोफेसर राधा कृष्णन, आप देख रहे हैं, प्रोफेसर राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया, कब, 2008 में। ठीक है, इस समिति का जो है वो कार्य ये था कि SGSY की व्यवस्थित समीक्षा करना और उस ग्राम की जो ये स्व सहायता समूहों के ऋण संबंधी जो कार्यक्रम है उनको, उनकी समीक्षा करना, ऋण संबंधी उनके क्या प्रावधान है उनकी समीक्षा के लिए प्रोफेसर राधा कृष्णन समिति 2008 में गठित की गई थी। SGSY समिति की समीक्षा विशेषकर ऋण संबंधी। ठीक, इसको ध्यान रखना। तो इसमें जो है वो बहुत सारी कमियां पाई गई, कमियों को हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कमियां थी दोस्तों, ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता थी। ग्रामीण स्तर पर जो है वो निर्धन जो परिवार थे उनकी सामाजिक एकजुटता में क्षेत्रीय भिन्नता थी। मतलब जो ग्रामीण स्तर पर लोग रह रहे थे, जो निर्धन थे, जो गरीब थे, वे एकजुट नहीं थे, वे जो है वो अलग अलग अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे, उनको जोड़ना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था। ग्राम स्तर पर जो लोग थे उनको एकजुट होंगे तभी उनका जो है विकास सही ढंग से हो पाता स्व सहायता समूह के माध्यम से। परंतु उस समय इसके संबंध में जानकारी का अभाव था, इसलिए ये एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इनका सही ढंग से जो है वो विकास भी करना संभव नहीं था। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सामाजिक एकजुटता में कमी थी। क्षेत्रीय, हर क्षेत्र में अलग अलग जो है वो लोग होते थे, उनकी सामाजिक एकजुटता में भिन्नता थी दोस्तों। ठीक है, वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे। मतलब हर गरीब परिवार को जोड़ना कि आप 10-15 लोगों का समूह बनाइए, ये संभव नहीं था, क्योंकि इसके संबंध में जानकारी का अभाव था कि क्या होगा, कैसे होगा, और लोग हिचकिचाते थे स्टार्टिंग में, है ना। और गरीब परिवार के थे तो उनको जोड़ना, उनको समझाना, उसके स्तर पर एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण जो है क्षेत्रीय स्तर की भिन्नता बहुत ज्यादा थी, जिसको देखा किसने, प्रोफेसर राधा कृष्णन ने। इसके बाद देखिए लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्धारण। इसमें जो लाभार्थी थे दोस्तों उसका अपर्याप्त, उनमें अपर्याप्त मतलब उनको कौशल विकास करना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, स्व सहायता समूह, लेकिन उनको जो कौशल दिया जाता था वो जो है वो
अपर्याप्त था। मतलब जिसको जो जानकारी चाहिए, जैसे किसी को किसी चीज में प्रशिक्षण देना है तो उसको उसका प्रशिक्षण ना देकर किसी और चीज का प्रशिक्षण दे दिया गया, या जिस चीज को वो सीखना चाह रहा था उसकी क्षमता ही नहीं थी और उसको सिखा दी गई। तो ऐसे में अपर्याप्त क्षमता, उसकी क्षमता जो थी उसमें थी ही नहीं। भाई किसी को जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत अच्छे से आता है, एक उदाहरण के लिए, लेकिन उसको आप क्या सिखा रहे हैं, पंचर बनाना सिखा दीजिए, साइकिल रिपेयरिंग, गाड़ी रिपेयरिंग सिखा दीजिए, क्या उसको वो उसमें विकसित हो पाएगा? नहीं। इसीलिए लाभार्थी, जो लाभार्थी थे उसमें अपर्याप्त क्षमता जो है वो क्या किया गया, निर्माण किया गया, जिस ये खामियां नजर आई किसको, प्रोफेसर राधाकृष्णन को। इसके अलावा देखिए सामुदायिक संस्थान के लिए अपर्याप्त निवेश और बैंकों के साथ कम लिंकेज, जिसके कारण कम ऋण की उपलब्धता। देखिए ये जो स्व सहायता समूह बनाई गई थी, इस स्व सहायता समूह के लिए दोस्तों वित्त उपलब्ध होना चाहिए, ताकि ये स्वरोजगार उपलब्ध कर सके, रोजगार उपलब्ध कर सके, प्रशिक्षण कराया जा सके, इसके लिए वित्त की सहायता चाहिए थी। तो जो ये सामुदायिक संगठन बने थे, इन सामुदायिक संगठनों का जो है वो बैंक से लिंक ही नहीं कराया गया, बैंक से इनकी दूरियां थी। ठीक है, इसमें अपर्याप्त निवेश था, इसमें सही ढंग से निवेश नहीं किया गया, पैसा नहीं लगाया गया, और बैंकों के साथ कम लिंकेज थी, बैंक के साथ ये कम लिंकेज थे, जिसके कारण भाई इसको बैंक ऋण कहाँ से मिलेगा, बैंक से लिंक होंगे तब। तो वो जो प्रोसीजर था, बैंक से लिंकेज कम थी, इनके ऊपर निवेश भी जो है वो कम किया गया था, जिसके कारण ये योजना की कमी में बहुत ज्यादा कम ऋण की उपलब्धता हुई। इसके कारण इन स्व सहायता समूहों को, सामुदायिक संस्थापनों को कम जो है वो क्या हुआ, ऋण उपलब्ध हुआ, जिसके कारण वो आगे और भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाना। इस समय जब जांच किया गया दोस्तों, तब ये पता चला कि राज्यों को जो निधियां दी गई, एक तो निवेश कम था, ऊपर से जितना निवेश किया गया था, जितनी निधियां उनको प्राप्त हुई थी, उनका पूर्ण रूप से वो उपयोग ही नहीं कर पाए। मतलब ग्राम स्तर में किसी चीज के विकास के लिए पैसा डाला गया, लेकिन उस पैसे से उनका विकास ही नहीं हो पाया, वो पैसा बचे का बचा रहेगा, अपर्याप्त, मतलब उसका उपयोग ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो कमी के तौर पर सामने आई। तो फिर क्या किया, तो फिर सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति से जो है वो सिफारिशें मांगी, उन्होंने अपनी सिफारिशें दी, जिसको बाद में भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया और इसको लागू किया गया। मुख्य रूप से 4 थी, इनको ध्यान रखिएगा, और भी सिफारिशें थी, परंतु इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या थी इसकी सिफारिशें? तो इन्होंने कहा कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह और उसके महासंघों में गरीब परिवारों को शामिल कराना आवश्यक है। ठीक है, स्व सहायता समूह जिसकी हमने बात की, स्व सहायता समूह और उसके महासंघ, और जो बड़े स्तर पर और समूह जो बने हैं, ठीक है, स्व सहायता समूह ग्रामीण स्तर पर और बड़े स्तर पर जो इसके महासंघ बने हैं, स्व सहायता समूह जैसे, इनके ग्रामीण स्तर पर लोगों के विकास के लिए उनको क्या कराया जाए, उनमें गरीब परिवारों को, अगर उनका सही ढंग से विकास करना है, सही ढंग से गरीबों का विकास करना है, रोजगार उपलब्ध कराना है, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, इन गरीब परिवारों को इन ग्रुपों में, स्व सहायता समूह में और इसके जैसे अन्य जो बड़ी संस्थान हैं, उनमें क्या करना होगा, गरीब परिवारों को शामिल कराना होगा। पहली सिफारिश थी ये। दूसरा देखें, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं के लिए उनके उपयोग को बढ़ाना। बैंक ऋण और अन्य वित्तीय, देखिए अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बैंक ऋण उनको मिल सके ऐसे, या बाजार में जो है वो सेवाएं, आयात निर्यात संबंधी सेवाएं, खरीदने बेचने संबंधी सेवाएं को, उनको उपयोग को जो क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो बैंक से ऋण ले सके, बैंक लिंकेज बढ़ाना है, अन्य वित्तीय और तकनीक सहायता उपलब्ध कराना है, इसके अलावा बाजार उपलब्ध कराना है, बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से इन सेवाओं को, उपयोग को बढ़ाना है। ठीक है, ताकि जो है वो ये बाजार संबंधी सेवाएं बढ़ेंगी, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो डायरेक्ट बेची जा सकेंगी, बहुत सारी चीजें हैं
बैंक से डायरेक्ट ऋण लिया जा सके, वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। इसलिए उनके उपयोग को, उनको कहा गया कि इनके उपयोग को बढ़ावा दीजिए, मतलब ग्रामीण स्तर के लोग जो स्व सहायता समूह बनी है इनके उपयोग को ज्यादा से ज्यादा उपयोग इनका करें, ताकि उनका विकास जो है वो सही ढंग से हो पाए, सही ढंग से ऋण मिल पाए, सही ढंग से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त हो सके, और सही ढंग से क्या हो सके, उनका विपणन हो सके। ठीक है, तो ये दूसरी इसकी सिफारिश थी। इसके अलावा देखें तीसरी, लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के लिए उनकी क्षमता व कौशल का विकास। यहां पर हम देखे थे दोस्तों कमियों में क्या देखे थे, लाभार्थियों का अपर्याप्त क्षमता निर्माण किया गया। ठीक है, तो उसी को इन्होंने कहा कि लाभकारी, और ऐसे में क्या है कि भाई जिसको इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखना था उसको गाड़ी का काम सिखा देंगे तो वो सही ढंग से काम करेगा, ज्यादा दिन तक काम करेगा नहीं करेगा। तो क्या करना है, लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के लिए उनकी क्षमता व कौशल का विकास करना। तो उसमें जो निहित क्षमता है उस व्यक्ति में, उसमें जो कौशल है उसका विकास करना है, ताकि जो आजीविका उसको प्राप्त हो वो लंबे समय के लिए हो, ना कि कम समय के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के लिए उनकी क्षमता व कौशल का विकास करना, इसका जो है वो मुख्य सिफारिशों में प्रोफेसर राधाकृष्णन के शामिल थे। चौथा हम देखें, सामाजिक और आर्थिक समर्थन सेवाओं के विभिन्न योजनाओं में शामिल करना। ठीक है, तो ग्रामीण जो गरीब परिवार थे उनको सामाजिक और आर्थिक समर्थन के सेवाओं के विभिन्न योजना, सामाजिक और आर्थिक समर्थन जिसको प्राप्त है, ठीक है, समाज में जो कार्य है, और आर्थिक समर्थन, समाज का और अर्थ का दोनों का समर्थन जो प्राप्त योजना है उसमें गरीब परिवार को जो है वो शामिल किया जाए, ताकि उसका सही ढंग से विकास हो पाए। ठीक है, जैसे समाज से स्वीकृत कोई योजना है, अर्थ उसमें है, ऐसे जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें क्या करना, गरीब परिवारों को शामिल कराना। ठीक है, तो ये भी था। इसके लिए उन्होंने बताया ये 4 प्रमुख सिफारिशें थी। इसके लिए उन्हें कहा कि SGH को सुदृढ़ करना होगा, सशक्त करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी जो 7 करोड़ गरीब परिवार हैं जिसमें 2.5 करोड़ का जो है वो परिवार स्व सहायता समूह में शामिल है, उनमें जो बचे हुए 4.5 4.5 करोड़ परिवार जो और हैं उनको SGH सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने कहा, प्रोफेसर राधाकृष्णन ने। ठीक, उनकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया, और सरकार ने स्वीकार करके फिर इसी परियोजना को SGHY स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को क्या किया गया, परिवर्तित करके NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जो 2010 में जो है वो क्या हुआ, उसको अनुमोदन हुआ, और 2011 में फिर वो प्रारंभ हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि ये सेवाएं फिर कैसे चली थी। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, आपकी आगामी जो एग्जाम है ADO, उसका पूरा ऑनलाइन कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 699 रुपीज में, जिसमें आपको सभी वीडियो क्लासेस, पूरे PDF नोट्स, जो नोट्स है उसको आप डाउनलोड करा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें 4 मॉडल टेस्ट सीरीज रहेंगे, और इतना बृहद सिलेबस सब का जो है वो वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। रुपीज बहुत ही कम है, 699 में 2 बार आप रिचार्ज कराएंगे, आपका रिचार्ज कर पैसे में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये ऑफर पूरे बहुत ही सीमित समय के लिए है। गुरुकुल एकेडमी ऐप पर जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं उसका भी लिंक है, तो वहां पर जाइए और पूरा चीज देख लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि सीमित समय है, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े।
तो बहुत बहुत दोस्तों हम लोगों ने देखा कि SGSY जो लागू था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उस योजना में कुछ कमियां थी जिसके लिए एक समिति गठित की गई और उस समिति ने उसमें कमियां को समीक्षा कमियों की समीक्षा की और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें दी। उनकी सिफारिशों को दोस्तों भारत सरकार ने माना और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जो है वो SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्या कर दिया, NRLM के रूप में पुनर्गठित किया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया था। ठीक, तो इसको याद रखना, किसका ये संशोधित रूप है, SGSY का। ठीक है, SGSY का जो है वो संशोधित रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NRLM। N से है नेशनल, R से रूरल, L से लाइवलीहुड, M से मिशन। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको जो है भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, मान लिया गया और SGSY का NRLM के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। इस पुनर्गठन को भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों 2010 में 9 दिसंबर 2010 में क्या किया गया, अनुमोदन किया गया। ठीक है, इसका जो अनुमोदन हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है, 9 दिसंबर सन 2010 को इसको अनुमोदन प्राप्त हुआ है मंत्रालय के द्वारा। किसका, NRLM फ्रेमवर्क को जो है वो अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके बाद ये औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ औपचारिक रूप से, तो ये 3 जून 2011। छत्तीसगढ़ में अलग है दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ में जब हम पढ़ेंगे SRLM जो सेम चलता है कुछ कुछ संशोधन के साथ में, वो अलग प्रारंभ 2013 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये औपचारिक तौर से जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, 3 जून 2011 को। ठीक है, अच्छा ये कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ, कहाँ लागू हुआ, तो ये याद रखिएगा ये पूरे देश में जो है वो लागू किया गया था। इसके अलावा एक और बात, ये जो योजना थी, ये योजना जो है वो विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से है जो प्रारंभ की गई थी। ये जो NRLM योजना है वो विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से जो है वो इसको प्रारंभ किया गया था। इसको याद रखना, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट दे देगा आपको। NRLM के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। NRLM जो योजना थी वो प्रारंभ हुई है 9 दिसंबर 2010 को। सेकंड कथन दे देगा, कथन दूसरा, ये जो है वो NRLM योजना विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ हुई थी। तीसरा आपको दे देगा, इसका जो है वो मूल नाम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना थी। तो इस प्रकार से कथन दे देगा। आपको बहुत ढंग से इन चीजों को याद रखना पड़ेगा कि ये योजना जो है वो विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुई थी। ठीक, और इसका नाम भी परिवर्तित हो गया। पहले आप अभी जब नाम देखेंगे तो दीनदयाल अंत्योदय योजना मिलेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा, DNRLM। तो ये कुछ नहीं है, केवल इसका नाम परिवर्तित हुआ है। कई लोग ये भ्रमित हो जाते हैं दोस्तों कि ये अलग योजना है क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नहीं है क्या, तो बिल्कुल याद रखेंगे ये वही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही है, बस इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। कब, नवंबर 2015 में। नवंबर 2015 में NRLM योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया और क्या रख दिया गया, DNRLM। D से दीनदयाल, A से अंत्योदय, Y से योजना और NRLM को तो आप जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, अब ये NRLM मिशन है क्या, ठीक है, ये NRLM मिशन है क्या दोस्तों, तो देखिए, गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित मजदूरी रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना। ठीक है, गरीबों को जो है वो क्या करना, गरीबों को उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण देना। ठीक है, कौशल आधारित प्रशिक्षण देना, उनको मजदूरी उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
और उपलब्ध कराकर गरीबों का जो है वो क्या करना, गरीबी निर्धनता उनकी कम करना, ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये इस मिशन का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसकी अवधारणा क्या है। ये जो एनआरएलएम मिशन चालू की गई, इसकी अवधारणा क्या है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो निर्धनों में गरीबी से उबरने की अत्यधिक इच्छा होती है। गरीबों में जो है वो निर्धनों में गरीबी से उबरने की अत्यधिक इच्छा होती है और क्षमता भी है, वे उद्यमी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है उनको सार्थक और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, इसकी जो अवधारणा बहुत अच्छी है, अगर आप समझेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनमें गरीबी से उबरने, हर किसी को गरीबी से उबरना है, हर किसी को एक स्वस्थ और एक स्टैंडर्ड, एक विशेष प्रकार का, मतलब विशेष मतलब ये नहीं कि उसको BMW में ही घूमना है और प्लेन में ही सर, मतलब वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, स्वयं के जो है वो रिस्पेक्ट के साथ जो है वो जीवन जी सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके, इसके लिए उनको कोई अव्यवस्था ना हो, ये सब की इच्छा जो है वो दोस्तों होती है। ये सब की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो गरीबों में ये भी इच्छा होती है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, गरीब इससे उबरने का प्रयास करते हैं, वो गरीबी से उबरने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसके अंदर ये प्रबल इच्छा होती है। केवल गरीब है वो ऐसे ही जिएंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन उस समय क्या होता है, और उनकी क्षमता भी है, ये भी बात है, उनमें क्षमता, वो देखोगे कि वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, अगर उनको अवसर मिलता है तो वो बहुत अच्छा कार्य करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा वे उद्यमी भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनौती जो होती है, उनको सही ढंग से रोजगार दिलवाना, सही ढंग से प्रशिक्षण दिलाना, सही ढंग से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और सही ढंग से उसकी मार्केटिंग करना। ठीक है, तो उनकी जो है, उनको सबसे बड़ी चुनौती सार्थक आजीविका, सार्थक और स्थायी, जिसको वो लंबे समय तक अपने आजीविका के रूप में, स्थायी आजीविका, ये नहीं कि वो 3 महीने काम चला फिर 9 महीने बंद रहा, इस प्रकार का नहीं, सार्थक, और जिसमें उसको सैलरी भी सही ढंग से मिले, पेमेंट भी सही ढंग से मिले। तो सार्थक एवं स्थायी आजीविका तथा क्षमता का सही उपयोग कर, ठीक है, सार्थक और स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना तथा उनकी क्षमता का, जो उसके अंदर क्षमता है उसको निखार कर, उसको और उसमें प्रशिक्षित करके क्या करना, उसका सही उपयोग कर, उसकी जो क्षमता है उसका सही उपयोग करना और उसको गरीबी से बाहर निकालना। ठीक है, ये अवधारणा है किसकी, NRLM की। बहुत अच्छी अवधारणा है कि जो गरीब हैं उनमें जो गरीबी से बाहर निकलने की इच्छा होती है ना, बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए वो सक्षम भी है, वो मेहनती भी है, वो उद्यमी भी है। और जो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि उसको सही आजीविका कैसे प्रदान की जाए, स्थायी आजीविका कैसे प्रदान की जाए, सही उसको प्रशिक्षण देकर उसकी क्षमता को कैसे निखारा जाए, ताकि वो गरीबी से जो है वो बाहर निकल सके। ये इसकी मुख्य अवधारणा है NRLM की। ठीक, अब बात करें NRLM मुख्य रूप से दोस्तों ये 3 आधारों पर कार्य करता है। NRLM 3 आधारों पर, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन किन आधार, लाइवलीहुड मिशन है ना, आजीविका मिशन किन आधारों पर काम करता है, तो 3 आधार इसके दिए गए हैं। पहला है गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना। ठीक है, आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, गरीबों के लिए जो विद्यमान आजीविका विकल्प हैं, चाहे कोई भी हो, और विशेष कर रहता है अगर गांव क्षेत्रों में देखोगे तो कृषि या छोटी मोटी मजदूरी, किसी के घर में यदि कुछ बन रहा है तो वहां मजदूरी करने चले गए या कृषि संबंधित मजदूरी करने चले गए। ये अलग अलग गांव की अलग अलग विशेषता के हिसाब से उनकी आजीविका सीमित होती है। जैसे गांव में देखा जाता है कि कृषि के समय कृषि कर लिए, फिर खाली है, फिर किसी के घर में काम मिला तो गए, नहीं मिला तो नहीं गए। तो इसको जो है वो हटाना, ठीक है,
गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना। मतलब यदि वो कृषि कार्य से निवृत्त हो गए हैं अपने घर की, तो वो और भी उसके पास जो है विकल्प हो आजीविका के, वो खाली न बैठे रहें। जैसे अगर वो आज के डेट में तो खैर मनरेगा सभी गांव में चल रहा है, तो मनरेगा के तहत रोजगार उनको दिया ही जाता है, मतलब इसके बावजूद वो खाली ना बैठे। ठीक है, जैसे किसी घर में काम मिला तो चले गए, ऐसा नहीं है। इसके अलावा वो स्वयं का रोजगार विकसित करें, अपने कौशल का विकास करें और किसी न किसी रोजगार से जुड़े रहें। मतलब उनके लिए रोजगार के विकल्प तलाश रही है हमारी सरकार। तो और विकल्प उपलब्ध कराना, बहुत सारे उनको प्रशिक्षण दे देना, उनको उद्यमी बना देना, है ना। छोटे छोटे जो है गांव में स्व सहायता समूह के माध्यम से किसी चीज का उत्पादन करना। तो ये इसके लिए उनको आजीविका के क्या विकल्प जो है वो विकल्प में वृद्धि करना इसका प्रथम आधार है, ताकि खाली ना बैठे, उनका रोजगार चलता रहे। दूसरा हम बात करें बाहरी क्षेत्र में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना। यदि वो बाहरी क्षेत्र में कोई रोजगार करना चाह रहा है, ठीक है, मैंने अभी बताया वो मैकेनिक बनना चाहता है या वो और कुछ बनना चाहता है, तो उसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उसके कौशल का विकास करना। ठीक है, उसके अंदर जो क्षमता है सीखने की, उसको अगर बनना है मोटर मैकेनिक, उसको बनना है गाड़ी मैकेनिक, उसको बनना है इलेक्ट्रीशियन, उसको बनना है बढ़ई बढ़ई का काम करना है, या किसी भी चीज में उसका जो कौशल है उस कौशल का यदि उसको विकास करना है, तो उसके विकास में क्या करेंगे, हम रोजगार के अनुसार उसके कौशल का विकास करेंगे। ठीक है, उस रोजगार के अनुसार उसके कौशल का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से ये दोनों आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत मेहनत लगता है ऐसे चीजों को निकालने में। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मैंने पहले ही बताया ये सारी चीजें आपको हमारे जो एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगी, गुरुकुल एकेडमी में ये सारी चीजें, है ना, आप भी ढूंढेंगे मिल जाएंगी। लेकिन इसको व्यवस्थित करना, दूसरा इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है, ये निकालने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। तो यदि ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये पूर्णतः अपडेटेड है, आज के डेट तक जिस दिन आपको क्लास मिल रही है पूरी तरह से अपडेटेड है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए स्वरोजगार व उद्यमशीलता का विकास करना। ठीक है, ये तो बाहरी रोजगार के लिए अनुसार उनका कौशल विकास, उनको स्वरोजगार, यदि वो खुद से कोई रोजगार करना चाहता है या उद्यमशीलता कोई वो बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो उसके संबंध में उसको प्रशिक्षित करना, उसका विकास करना, उसके कौशल का विकास करना, इसका तीसरा प्रमुख आधार है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों आधारों को आप बहुत ढंग से ध्यान में रखेंगे। ये पूछे जा सकते हैं कि NRLM जो है वो किन तीन आधारों पर कार्य करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सम्मिलित है, केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3, या कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न पूछने का जो है वो परंपरा चला हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करें। NRLM दोस्तों पूरे देश में मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है, इससे क्या सहायता मिलेगी इसको देखिएगा। खुद एक मिशन के तौर पर लिया जा रहा है, और इसके अंतर्गत क्या क्या सहायता राज्यों को उपलब्ध होगी, लोगों को उपलब्ध होगी, उसको आप बड़े ढंग से समझेंगे। की देखिए, इसमें पहला देखें, वर्तमान आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाना, ताकि राज्य स्वयं की आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन योजनाएं बना सके। देखिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है दोस्तों, आपको जो है लिखने के लिए एकदम सिंपल बता रहा हूं, आप लोग पढ़े लिखे, लिखने के लिए आपको क्या जरूरत है, पेन की जरूरत है। ठीक है, इस वक्त पेन की क्या है, आपको जरूरत है। लेकिन
अब एक मिशन चल रहा है, आपको पेन से लिखना है या किसी क्लास में है, आपको पेन की जरूरत है और आपको एक पेटी लाकर क्या दे दिया गया, मार्कर पेन दे दिया गया। ठीक है, मार्कर पेन आपको भेंट किया जा रहा है। ये किसी काम का है आपके? नहीं है, ये है आवंटन आधारित। वहां पर क्या किया जा रहा है, स्कूल का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां पर जो कोई विकास संस्था थी, कोई समाज सेवी संस्था थी, उसके द्वारा आपको मार्कर पेन बांटा जा रहा है। आप क्लास 7-8 में है और आपको मार्कर पेन बांटा जा रहा है, आप इसका करेंगे क्या? कोई इसका लाभ होगा आपको? नहीं होगा। ये आवंटन आधारित रणनीति है। ठीक है, इसके आधार पर क्या अपनाया गया है, मांग आधारित रणनीति। अब आपने जो है संस्था है, कोई संस्था, और आपने उससे मांग की है कि आपको पेन चाहिए और कॉपी चाहिए, मार्कर पेन नहीं, पेन और कॉपी चाहिए। तो उन्होंने, उस संस्था ने क्या किया, अब आपको क्या किया है कि पेन और कॉपी जो है वो मांग के आधार पर पेन और कॉपी डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मांग आधारित रणनीति है। अब क्या होगा, अब आपकी जो मांग थी वो पूरी हुई और आप जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आया समझ में? और यही अगर आवंटन आधारित रणनीति रहती और ये मार्कर पेन दिया जाता, आपका किसी काम का था? नहीं था, वेस्ट था, खत्म था। ठीक है, तो यहीं पर वर्तमान आवंटन आधारित जो रणनीति थी, जो यहाँ पर कार्य डिसाइड किए जाते थे और दे दिए जाते थे कि आप इन कार्यों को इंप्लीमेंट करेंगे, इसी हिसाब से करेंगे, तो उसके आधार पर मांग आधारित रणनीति अपनाई गई। मतलब जिस जिस क्षेत्र में जिस चीज की डिमांड है, जिस चीज की मांग है, उसके आधार पर आप रणनीति बनाएंगे। इससे क्या होगा, इससे राज्यों को रणनीति बनाने में वो सेल्फ डिपेंड हो गए। राज्य स्वयं के आजीविका और गरीबों का उन्मूलन करने के लिए क्या करने लगे, योजनाएं बना सकेंगे। भाई किसी क्षेत्र में, किसी ग्राम में जो आवश्यकता है ना, मेरे ग्राम में आवश्यकता है, मेरे को रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट बनवानी है, और यहाँ पर मैं एक गार्डन बना रहा हूं, तो गांव का विकास होगा? नहीं होगा। जिसमें रोड नाली नहीं है, पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें मैं गार्डन बना के करूंगा क्या? तो वैसे ही वहां पर क्या हो गया कि ग्राम ने अपनी जो है वो खुद की मांग आधारित रणनीति बनाई, और मांग आधारित रणनीति के आधार पर उसने अपनी आवश्यकताएं दी, मांग की कि भाई हमको ये चीजें चाहिए। तो वो सामने वाली जो संस्था है, उन्होंने उसको क्या किया, उस हिसाब से उसके उन्मूलन के लिए विकास योजनाएं तैयार की, जिससे उनका विकास सही ढंग से हो पाए। तो यही है, राज्य स्वयं की आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन योजनाएं अब बना सकेगी। केंद्र सरकार थोपेगी नहीं, इनकी जो मांग होगी उसके आधार पर राज्य जो है वो गरीबी उन्मूलन योजना बनाएगी। आया समझ में? तो जिस क्षेत्र में जिस हिसाब से मांग होगा, उस हिसाब से उसकी क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी, उसके उन्मूलन का प्रयास किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन हुआ, एनआरएलएम मिशन मोड पर ये सहायता मिली। दूसरा अगर बात करें, लक्ष्य, परिणाम व कार्य का समय, देखिए इसमें दूसरा महत्वपूर्ण था लक्ष्य का निर्धारण करना। ठीक है, एनआरएलएम जो मिशन है उसमें लक्ष्य निर्धारण करना कि आपको ये कार्य करनी है, उसके परिणाम का निर्धारण करना कि उसके परिणाम में क्या होगा। जैसे स्व सहायता समूह गठित है, स्व सहायता समूह ने डिसाइड किया कि हमको जो है वो ग्रामीण स्तर पर छोटा उद्यम स्टार्ट करना है और शादी ब्याह में लड्डू सप्लाई करनी है, सीधी बात है ना। अब यहाँ पर ये सोचा जाएगा कि उसके क्या निर्धारण करना है हमको, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, लड्डू बनाना। अब उसका परिणाम देखेंगे, लड्डू बनाकर फिर करेंगे क्या, तो लड्डू बनाकर हम करेंगे क्या, बेचेंगे, किसको, शादी ब्याह में सप्लाई करेंगे। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। तो परिणाम, उसके बाद कार्य, वह कार्य का समय, ठीक है, कार्य के समय को सुनिश्चित करना। ठीक है, लक्ष्य, परिणाम और कार्य का समय। अब लड्डू बनाना है आपको, तो भैया शादी का सीजन चल रहा है, देवसुतनी एकादशी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लड्डू बनाना पड़ेगा, और लड्डू बना के डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो उसका कार्य का समय भी आपको निर्धारण करना पड़ेगा, जब तक शादी का सीजन चल रहा है आप बना के बेच सके। नहीं तो वो 3-4 महीने में जो है वो आपका लड्डू खराब हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा नहीं। उसी प्रकार इसमें कहा गया कि आप जो है वो लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके कार्य का समय सुनिश्चित कीजिए और उसका परिणाम सुनिश्चित कीजिए। हालांकि परिणाम अपने हाथ में नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब आप कर्म करिए, फल पर अधिकार नहीं है। लेकिन जो आजकल कार्य है वो फल पर ही आधारित है।
आप जब कुछ भी चीज करते हैं तो वो फल पे ही डिपेंड। अब आप देवी माता के दर्शन के लिए आप घूमने गए तो फल डिपेंड था ना आपका कि जाऊंगा तो दर्शन होगा, बड़ा बड़ा महल देखूंगा, तो पहले से डिसाइड था। कल रावण मारने गए होगे तो भी डिसाइड था, तो हमारा फल डिसाइड होता है। हालांकि ये आध्यात्मिक बात है, लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि परिणाम आपका डिसाइड होना चाहिए कि क्या होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो कार्य का समय, लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। सतत क्षमता निर्माण, कौशल विकास एवं गरीबों तथा संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पर देखिए, सतत क्षमता निर्माण, सतत मतलब लगातार क्षमता का निर्माण करते रहना, ठीक है। आज के डेट में भी आवश्यक है कि आप जो है वो अपडेट होते रहें, बहुत जरूरी है। जैसे आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, अगर आप पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, है ना, पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ें और अभी नए सिलेबस में इंडियन जीएस जुड़ जाए, आपका क्या होगा, कल्याण जी आनंद जी हो जाएगा। तो सतत आपको अपनी क्षमताओं का विकास करना है, सतत आप क्या करना है, क्षमता का निर्माण। मतलब आपका नहीं, सभी लोगों के लिए लागू होता है, परंतु यहाँ पर हम एनआरएलएम मिशन मोड में बात करें तो जो गरीब हैं उनके गरीब के क्षमता का लगातार निर्माण होते रहना चाहिए, उनके कौशल विकास एवं गरीबों तथा संगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को, गरीबों को सतत क्षमता निर्माण, उनका कौशल विकास एवं गरीबों तथा संगठित क्षेत्र जो है, स्व सहायता समूह जो है के व्यक्तियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। उनको आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाते रहना, उनके कौशल को विकास विकसित करते रहना तथा उनको रोजगार के लिए, जो स्व सहायता समूह है उनकी आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, इनका जो है वो मिशन मोड में सहायता की जाएगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो गरीबी उन्मूलन संबंधी परिणामों के लक्ष्यों की निगरानी करना। अब दोस्तों, विकास के लिए योजनाएं बना दी गई और योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि योजना चल रही है, आप लड्डू बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाइए बेचिए, लेकिन उसका एक निगरानी भी होनी चाहिए कि आपका विकास सही में हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या संशोधन की आवश्यकता है, उसके निगरानी के लिए दोस्तों गरीबी उन्मूलन संबंधी जो परिणाम है, गरीबों का किसी क्षेत्र में लागू किया गया कि गरीबों का जो है वो विकास करके उनके गरीबी से, निर्धनता से बाहर निकाला जाएगा, उसके लिए योजना जो लागू की गई उससे उनका गरीबी उन्मूलन हो रहा है कि नहीं, वे गरीबी से बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं, इसकी निगरानी करना भी एनआरएलएम मिशन का जो है वो महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये बहुत सारी जो अभी एनआरएलएम से संबंधित बातें देखी, जिसमें हमने देखा मिशन मोड पर संचालित हो रही है तो क्या क्या उसको सहायता मिलेगी, किन आधारों पर ये क्या कार्य करता है, इसका जो है वो अवधारणा क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका नाम प्रारंभ में क्या था और वर्तमान में क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। आगे हम और भी बात करेंगे, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लासेस जो है पूरे अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, जो एनआरएलएम के जो मूल्य हैं, जो नीति निर्देश, जो इसके सिद्धांत हैं, ठीक है, जो इसकी विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा फिर हम लोग एसआरएलएम, राज्य जो है वो ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको एडीओ का कोर्स परचेस करना है तो नीचे हमारा जो है वो फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।